हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। और आज हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे 25 में 2024 का। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, लास्ट तक बने रहिएगा। और जो पहली बार देख रहा है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 25 में 2024 करेंट अफेयर। फर्स्ट क्या है? सागा दावा फेस्टिवल। सागा दावा फेस्टिवल क्या है? यह एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सागा दावा क्या है? यह एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। मतलब जो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने वाले लोग हैं इस फेस्टिवल को मनाते हैं। किस स्टेट द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है? यह जो है सिक्किम द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं सागा दावा फेस्टिवल। सागा दावा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ओके, किस स्टेट द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम द्वारा। कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल जो फोर्थ मंथ होता है, फोर्थ मंथ में जो फुल मून आता है ना, उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं। अभी 23 में को बुद्ध पूर्णिमा था, उसी दिन सेलिब्रेट किया गया बुद्ध पूर्णिमा के दिन। समझ में आ गया? ओके। और इसको सागा दावा फेस्टिवल को दूसरा नाम है इसका, उसको भी बोलते हैं ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। ओके, अब इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? भगवान बुद्ध के जन्मदिन को लेकर और उनके ज्ञान प्राप्ति मतलब इनलाइटमेंट के को लेकर और उनके अपने शरीर को त्यागने तक के जो सफर है, ओके, उसको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। मतलब महान निर्वाणा के को भी सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। समझ में आया? और किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और कब स्टार्ट हुआ था? 1950 में। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 1950 में। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन मतलब बर्थ और इनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्ति के लिए, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ओके, उसके लिए भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड अटेनमेंट ऑफ अ निर्वाणा, उसके लिए भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन के लिए। तो पूछा जा सकता है सागा दावा फेस्टिवल है क्या? ओके, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल बोलते हैं। किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान बुद्ध के बर्थ, इनलाइटमेंट और निर्वाणा को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है। समझ में आ गया? पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 1950 में। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। कब सेलिब्रेट किया जाता है? जो फोर्थ मंथ, एवरी ईयर के जो फोर्थ मंथ होता है उसमें जो फुल मून आता है उसमें सेलिब्रेट करते हैं। फुल मून कब आया था इस साल? ओके, फोर्थ मंथ में 23 मई को आया था, उसी दिन सेलिब्रेट किया गया है। सेकेंड न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी से लेकर है। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा किया गया। अभी एक एक्सरसाइज किया गया है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ओके, अब साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? पूरा वर्ल्ड जो है डिजिटलाइज हो रहा है। अब उसके कारण क्या हो रहा है? साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट जो है दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। आप सुन रहे होंगे हर महीने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है साइबर सिक्योरिटी से लेकर। कभी क्या होता है, किसी के अकाउंट में पैसा है, कोई उसके अकाउंट हैक कर कर पूरा पैसा उड़ा ले जाता है। कभी मतलब इंटरनेशनल से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्या है? साइबर सिक्योरिटी से लेकर है। ओके, इसलिए इसके लिए एक्सरसाइज किया गया है कैसे जो साइबर सिक्योरिटी के मतलब साइबर प्रॉब्लम जो होता है उसको कैसे लड़ा जाए। समझ में आ गया? इसलिए किया गया। बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आगे चल के और प्रॉब्लम होगी साइबर से रिलेटेड, इसलिए एक्सरसाइज किया गया। समझ में आ गया ना? एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा।
ओके, किसके द्वारा किया गया है? बाय डिफेंस साइबर सिक्योरिटी, बाय डिफेंस साइबर सिक्योरिटी। और कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली। ओके, इसका एम क्या है? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है, उसकी जो साइबर कैपेबिलिटी है सुरक्षा प्रदान करने की, उसको बढ़ावा, मतलब उसको, उसके लेवल को बढ़ाना है। यही इसका मेन उद्देश्य है, जिससे कि साइबर से जो भी प्रॉब्लम आता है, साइबर थ्रेट से जो भी प्रॉब्लम आता है, उसको, उससे लड़ा जा सके। समझ में आ गया? इसलिए तो इसका मेन एम क्या है? जो एम है, फर्दर एक्सपैंड साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, जो कि साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व। पक्का समझ में आ गया? 100%। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा किसके द्वारा किया गया है, कहाँ किया गया है, और उसका एम क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर। नेक्स्ट क्या है? इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट। अभी एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, उनको द शॉ प्राइज दिया गया। अब शॉ प्राइज क्या होता है? शॉ प्राइज जो है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में दिया जाता है, लाइफ साइंस के फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है, और मैथमेटिकल साइंस के फील्ड में दिया जाता है। हर साल दिया जाता है। तो एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं एस्ट्रोनॉमी एंड प्लेनेटरी साइंस में। तो उनको यह अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में मतलब क्यों उनको दिया गया, उन्होंने क्या ऐसा किया है कि अवार्ड दिया गया? ओके, उन्होंने मिली सेकेंड पल्सर की खोज की है। ओके, और गामा रेज एक्सप्लोजन की खोज की है, और सुपरनोवा की खोज की है। मिली सेकेंड पल्सर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स है वो, मतलब जब न्यूट्रॉन्स बहुत तेज घूमने लगते हैं, फास्ट रोटेटिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, मतलब एक मिली 1 मिली सेकेंड से लेके 10 मिली सेकेंड के अंदर वो रोटेट कर जाते हैं। मतलब 1 मिनट से ले 1 मिनट में 6,000 से लेकर 60,000 तक वो रोटेट कर सकते हैं। समझना क्या? तो उसको बोलते हैं मिली सेकेंड पल्सर। न्यूट्रॉन जो है अगर 1 मिनट में 6,000 से लेकर 60,000 बार रोटेट कर देता है, तो उसको बोलते हैं मिली सेकेंड पल्सर। उसकी उन्होंने खोज की है। और गामा रेज एक्सप्लोजन के बारे में बताया कि अगर गामा रेज जो है धरती पे पड़ती है, तो क्या करेगा? धरती को भाप बना सकती है, धरती को उड़ा सकती है, खत्म कर सकती है, इतना पावरफुल होती है गामा रेज। उसके बारे में उन्होंने खोज किया है। और सुपरनोवा, मतलब जो बिग एक्सप्लोजन होने होता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा। उसके बारे में उन्होंने खोज किया, इसीलिए उनको एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में क्या दिया गया है? द शॉ प्राइज दिया गया है। ओके, श्रीनिवास आर कुलकर्णी है उनका नाम। द शॉ प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिया गया है, बहुत लोगों को दिया गया, बट यह इंडियन ओरिजिन है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द शॉ प्राइज। ओके, किसको दिया गया? द शॉ प्राइज 2024। ओके, किसको दिया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। किस क्षेत्र में दिया गया? एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में उनके मिली सेकेंड पल्सर के खोज के लिए, ओके, गामा रेज एक्सप्लोजन के लिए, एंड गामा रेज एक्सप्लोजन के और सुपरनोवा के लिए। इसके लिए उनको क्या दिया गया? द शॉ प्राइज। ये शॉ प्राइज कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में। किसके द्वारा दिया जाता है? हांगकांग का एक रन 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 शॉ ऑर्गेनाइजेशन है, रन रन शॉ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यह दिया जाता है एवरी ईयर। किस फील्ड में दिया जाता है? एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में दिया जाता है, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है, और मैथमेटिकल साइंस के फील्ड में यह दिया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है उनको मिला, उनका नाम क्या है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
पूछा जा सकता है एग्जाम में, द शॉ प्राइज हैज बीन गिवन टू, 4 ऑप्शन हो गया। 4 ऑप्शन में किसको, श्रीनिवास आर कुलकर्णी, किस क्षेत्र में दिया गया उनको, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 अभी दिया गया है, ये न्यूज है, इसको देखते हैं। ओके, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। अब पूछा जा सकता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस बुक के लिए दिया गया है, उस बुक का नाम क्या है, कायरोस। उस बुक का नाम क्या है, जो बुक है किस बुक के लिए दिया गया है, कायरोस के लिए। अब इसके जो राइटर है उनके बारे में पूछा जा सकता है कि जो कायरोस है उनके राइटर कौन है, जिनको यह अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो एक जर्मन के हैं, उनको मिला है, क्या नाम है उनका, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन लिटरेचर है जिन्होंने यह बुक लिखा है कायरोस, उनको जेनी एरपनबेक को मिला है। ओके, ये कहाँ की है, जर्मनी की है, और ये जर्मन भाषा में लिखी है। ध्यान देना, कायरोस जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, जेनी एरपनबेक द्वारा लिखा गया है, और ये जर्मन भाषा में लिखा गया है, और ये जर्मनी की है। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो दिया क्यों जाता है, जब कोई बुक जो है किसी और लैंग्वेज में लिखी गई हो, किसी और लैंग्वेज में लिखी गई हो और उसको यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड के अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तब उस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। तो जो जेनी एरपनबेक हैं, उन्होंने कायरोस को जर्मन भाषा में लिखा है, और इसी का जो कायरोस का जो ट्रांसलेशन किया गया है, ट्रांसलेटेड बाय द माइकल हॉफमैन इन इंग्लिश। इसी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा, माइकल हॉफमैन द्वारा, इसलिए जेनी एरपनबेक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। कौन से बुक के लिए, कायरोस के बुक के लिए। और जो ये बुक है उसके किसके बारे में लिखा गया है, जो ईस्ट जर्मनी था उसके लास्ट ईयर में लव स्टोरी ऑफ ईस्ट जर्मनी। ओके, ईस्ट जर्मनी के लव स्टोरी के लिए दिया गया है। अब दो मतलब जर्मन पहले क्या था, ईस्ट जर्मनी में और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड था। 1990 में दोनों साथ में आते हैं और मिलकर एक जर्मनी बनाते हैं, समझ में आ गया। तो जो लास्ट ईयर था उसका ईस्ट जर्मनी का, उसके लव स्टोरी के बारे में यह बुक है पूरा, जिसको जेनी एरपनबेक ने लिखा था जर्मन भाषा में, और उसको माइकल हॉफमैन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसी कारण जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। हमेशा ध्यान देना, किसी और लैंग्वेज में बुक लिखा गया होगा, उस बुक को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में या आयरलैंड के अंदर, तभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, नोट डाउन करिए, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है, ओके, अबाउट गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। तो गैंगेटिक डॉल्फिन में का जो नंबर है वो 4000 हो गया, परंतु किस स्टेट में गैंगेटिक डॉल्फिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश में। 4000 में से 2000 जो है डॉल्फिन कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया अबाउट गैंगेटिक डॉल्फिन। ओके, अब टोटल नंबर्स कितने हैं गैंगेटिक डॉल्फिन के, 4000, उसमें से 2000 कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ओके, यूपी में। और इसी गैंगेटिक डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, गंगा सुसु, इसको क्या बोलते हैं, गंगा सुसु बोलते हैं। ओके, ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं इसको, ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं। ओके, और हीहू ही बोलते हैं,
हीहू, हीहू भी बोलते हैं। और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन है वह नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, राष्ट्रीय जलीय पशु भी है, ध्यान देना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ओके, और ये उत्तर प्रदेश स्टेट का भी एनिमल है, मतलब जलीय एनिमल। ओके, समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो 4000 पूरे गंगा में जो गैंगेटिक डॉल्फिन है 4000 है, उसमें से 2000 उत्तर प्रदेश में। और जो सबसे पहला रिसर्च सेंटर बनाया गया डॉल्फिन में, वो कहाँ बनाया गया है? वो पूछा जा चुका है एग्जाम में, वो पटना में है। द फर्स्ट रिसर्च सेंटर ऑन डॉल्फिन कहाँ पर है? पटना में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट रिसर्च सेंटर ऑन डॉल्फिन। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982 में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान देना, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। इसका काम क्या है? ओके, रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना, किस पर? वाइल्ड लाइफ पर। उनसे उनको किस किस कारण खतरा है, उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, इन सब के बारे में जो रिसर्च करता है, डेवलपमेंट होता है, वो कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप। अब ध्यान देना, पहला एशियन रिले चैंपियनशिप है। रिले क्या होता है? एक प्रकार का रेस होता है जिसमें एक कंट्री से लगभग 4 लोग, लगभग अराउंड ऑलमोस्ट 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार क्या हुआ? 400 का रेस था, 4 इंटू 400 का, 4 इंटू 400 मीटर का रेस था। ओके, उसमें 4 लोग पार्टिसिपेट किए। कितने? 4 लोग पार्टिसिपेट किए, 4 पीपल। ओके, और क्या होता है? हर 100 मीटर के बाद, हर 100 मीटर के बाद उनके हाथ में स्टिक होता है। जैसे एक जो रनर होता है, अगर वो 100 मीटर कंप्लीट किया तो उसके पीछे वाले को वो स्टिक पकड़ा देगा, तो वो कंटिन्यू करेगा। तो इसमें क्या हुआ? उसको बोलते हैं रिले। ओके, तो क्या है? फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप, फर्स्ट एशियन रिले चैंपियन, एशियन रिले चैंपियनशिप कहाँ किया गया? बैंकॉक में, याद दीजिएगा। पहला है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कहाँ पर है? थाईलैंड। अब पूछा जा सकता है कि इंडिया को कितने मेडल मिले, तो इंडिया को 3 मेडल मिले हैं फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप में। एक गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर मिले हैं, 3 मेडल्स मिले हैं इंडिया को। इंडिया गॉट 3 मेडल्स, उसमें से एक गोल्ड है और 2 सिल्वर। और गोल्ड किसमें मिला है? जो मिक्स्ड रिले है, जो मिक्स्ड रिले वाला है, जिसमें मेन और विमेन दोनों पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें जो है क्या मिला है? गोल्ड मिला है। और जो ये दौड़ है 4 इंटू 400 मीटर का रेस है, उसको नेशनल रिकॉर्ड के तहत जीता गया है। 3 मिनट्स 14.1 सेकेंड में कंप्लीट किया गया है। ध्यान देना, 3 मिनट्स 14.1 सेकेंड में कंप्लीट किया गया है। ओके, 14.1 सेकेंड में यह रेस कंप्लीट किया गया, एक तरीके से नेशनल रिकॉर्ड बन गया। इसलिए इंडिया को इसमें गोल्ड मेडल मिला है और 2 सिल्वर मेडल मिला है। तो पहला एशियन रिले चैंपियनशिप है, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है यंगेस्ट इंडियन वुमेन क्लाइम ऑन द माउंट एवरेस्ट। यंगेस्ट इंडियन वुमेन, उनका नाम क्या है? नेक्स्ट है यंगेस्ट इंडियन वीमेन क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला, उनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन कितने साल की हैं? 16 ईयर्स की हैं। ओके, 16 ईयर्स की हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट
पर चढ़ाई की है, कंप्लीट की है। और इनसे पहले कौन थी? शिवांगी पाठक। ओके, इनसे पहले जो थी वो शिवांगी पाठक थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्रॉस चढ़ी थी। वो भी 16 साल की थी, पर ये क्या है, जो काम्या कार्तिकेयन है कुछ महीने इनसे छोटी है, कुछ महीने इनसे छोटी है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट विमेन थी, इंडियन वुमेन, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उनका नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बछेंद्री पाल। ओके, 1984 में, इसको याद रख लीजिएगा। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये क्या है? सबसे यंगेस्ट इंडियन वीमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, काम्या कार्तिकेयन। ओके, पक्का समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया असम गवर्नमेंट द्वारा। उसको देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म भाई असम। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिजास्टर रिपोर्टिंग, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ड्रीम्स। ओके, यह क्यों लॉन्च किया गया? मान लो कि अगर डिजास्टर हो रहे हैं तो उसका क्या किया जाए? लाइव रिपोर्टिंग किया जाए, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, जो डिजास्टर है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाए और उसको एक जगह स्टोर किया जाए। अब उस डिजास्टर के आधार पर यह देखा जाए किसको कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई असम गवर्नमेंट कर सके। पूरा इन्फॉर्मेशन लाइव रिपोर्टिंग की जाए, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए, जिससे क्या होगा, फिर फ्यूचर में अच्छी तरीके से इस जो डिजास्टर है उससे लड़ा जा सकेगा। और जिस व्यक्ति को या जिस फैमिली को इस डिजास्टर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसको उसके नुकसान के अनुसार उसकी भरपाई की जा सके। तो इसलिए असम गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ड्रीम्स, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आ गया? ओके, ये असम द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एक्यूरेट करनी है, एंड असेसमेंट करना है कि कितना किसको नुकसान हुआ है, उसके अनुसार भरपाई करनी है, सपोर्ट करना है। असेसमेंट बाय डिजास्टर एंड सपोर्ट देम बाय द असम गवर्नमेंट। समझ में आ गया? पक्का? बिकॉज हर साल जो है फ्लड के कारण, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके फ्लड के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है आसाम में रहने वाले लोगों को। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से डिजास्टर ही है। अब उस डिजास्टर के कारण जिस जिस को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके, किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। ओके, नहीं तो क्या होता है कि हर साल गरीब कुछ लोग जब अपना पूरे साल काम करते हैं, पूरे काम काम करने के बाद कुछ अपना घर बनाते हैं, परंतु उस फ्लड के कारण क्या होता है, पूरा उनका घर तबाह हो जाता है। तो फिर से क्या होता है, वो पॉवर्टी के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, असम गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, उनकी सहायता करेगी जितना उनको नुकसान हुआ डिजास्टर के कारण। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। ब्रह्मपुत्रा में हर साल फ्लड्स आते ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, अब इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने एक ऑयल स्पिल, जो तेल जो होता है, जैसे मान लो कि हम लोग जब ऑयल को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो किसी कारणवश से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के कारण क्या होता है, ऑयल जो है समुद्र के ऊपर फैल जाता है। जब समुद्र के ऊपर फैल जाता है तो क्या होता है, जो सनलाइट होता है वो सही तरीके से अंदर नहीं जा पाता है, जो ऑक्सीजन का रिलीज
और मतलब रिलीज होता है और एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाता है, तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको नुकसान होता है, मतलब पूरे जो हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको नुकसान होने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ड्रिल किया है, एक तरीके से एक एक्सरसाइज किया है। ओके, समझ में आ गया कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है जिसके कारण जो है पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसे में कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसकी से सुरक्षा किया जाए, तो इसलिए उन्होंने एक ड्रिल किया, एक एक्सरसाइज किया है। ओके, कंडक्ट ऑयल स्पिल एक्सरसाइज एक तरीके से। अब पूछा जा सकता है कि ये एक्सरसाइज किस स्टेट में किया गया है, तो वेस्ट बंगाल में। ओके, हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं जब हम लोग ऑयल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। मेनली हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, पूरा एक्वेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, उसके कारण बहुत सारे जो जीव जंतु हैं जो रहने वाले हैं पानी में, उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए, उसका उसीलिए वो एक्सरसाइज किया गया है, ऑयल स्पिल्स कैसे रिस्पॉन्स देना उसके लिए, मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है इसको। और इंडियन कोस्ट गार्ड कब बना था, 1977 में। ओके, समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स ड्रिल या रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हो गया इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप हुआ था अभी, लास्ट न्यूज ऑफ द डे है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। ओके, यह हुआ था, कहाँ हुआ था, लीमा में। लीमा कहाँ है, पेरू में। अब देखो ये क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ये हुआ कहाँ है, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप लीमा में, पेरू में। तो हमारे लिए लीमा का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, मतलब पेरू का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कंट्री है कहाँ, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ध्यान दीजिएगा, साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो पूछा जा सकता है ये जो कंट्री है किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान देना। तो इसमें जो है इंडिया की जो प्रीति स्मिता है, प्रीति स्मिता भोई, उनको गोल्ड मेडल मिला है। ओके, प्रीति स्मिता भोई, भोई को क्या मिला है, गोल्ड मेडल। ओके, इसमें 40 केजी वेट लिफ्टिंग में। ओके, समझ में आ गया, 40 केजी वेट लिफ्टिंग में प्रीति स्मिता भोई को क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। और इंडिया की है, उनको सिल्वर मेडल मिला है। देख लेते हैं कौन है, इंडिया की है, उनका नाम है ज्योत्सना सबर, ज्योत्सना सबर। इनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है 40 केजी वेट लिफ्टिंग में। ओके, गॉट इट? ओके, प्रीति स्मिता भोई को गोल्ड मेडल मिला है, ज्योत्सना सबर को क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, मतलब दोनों, पहला गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडिया को मिला 40 केजी वेट लिफ्टिंग में। इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर, ओके, इंटरनेशनल वर्ल्ड लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा क्या कराया गया था, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। कहाँ, पेरू में, पेरू में, पेरू के लीमा में, ध्यान दीजिएगा। तो पेरू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे होता है, अगर ये स्पोर्ट हुआ, इवेंट हुआ, कहाँ हुआ, पेरू में। ओके, पेरू का जियोग्राफिकल लोकेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे संडे को 26 में 2024 करंट अफेयर्स के साथ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।